गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10 विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 3 चल रहा था, धातु एवं अधातु, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे पार्ट 2। फर्स्ट में हम चल रहे थे रासायनिक गुणधर्मों में, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों में हमने देख लिया था वायु के साथ अभिक्रिया, और दूसरा देख लिया था जल के साथ अभिक्रिया। आज तीसरा देखेंगे हम अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो हेडिंग डालेंगे तीसरे नंबर पे अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया। देखो रासायनिक गुणधर्म चल रहे हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म चल रहे हैं। तो धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस। तो आप लिखेंगे, इसमें लिखो धातुएं अम्लों से क्रिया करके, धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। देखो लिखेंगे धातु प्लस अम्ल, तो क्या बनेगा आपके बनते हैं, एक तो लवण बनता है और एक बनता है हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। एक आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। देखो इनका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने ले लिया जिंक धातु, ठीक है। जिंक धातु की क्रिया करवाई HCl अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होता है ZnCl2। ये जिंक क्लोराइड हो जाएगा, प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। इसके 2 अणु ले लेंगे। कितने अणु ले लेंगे? 2 अणु ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपने धातु ले ली, कौन सी धातु? कॉपर धातु ले ली। कौन सी धातु ले ली? कॉपर धातु, ठीक है। कॉपर धातु की क्रिया आपने सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इससे क्रिया करवाई, तो आपको CuSO4 कॉपर सल्फेट प्राप्त हो जाएगा, प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से आप इनका निर्माण कर सकते हैं। तो धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातु प्लस अम्ल, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ बातें देखो नोट में लिखने लायक हैं, तो इनको नोट लगा के आप नोट करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो आगे नोट लगा के लिखेंगे आप। नोट में लिखेंगे आप, नोट में आप लिखेंगे कि कॉपर और एल्यूमिनियम और Hg यानी पारा, ये आपके तनु अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे कर लेंगे, एक बार इनको रहने दो। सोना और कॉपर अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। 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 नहीं करते हैं। ये अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। और आप लिखेंगे, देखो एक बात और आपको याद रखनी है, ये तो आपकी नोट में पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि नाइट्रिक अम्ल होता है वो धातुओं से क्रिया नहीं करता है। जो नाइट्रिक अम्ल, देखो अम्लों की क्रिया धातुओं से करवा रहे हैं, तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अम्लों से क्रिया नहीं करती, और कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं वो धातुओं से भी क्रिया नहीं करते हैं। जैसे नाइट्रिक अम्ल है वो धातुओं से क्रिया नहीं करता है। इसका कारण भी है, भाई ये क्रिया क्यों नहीं करता, तो कारण भी जानेंगे, ठीक है। तो नोट में ही लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल
नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है भाई? HNO3। तो लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस नहीं देता है। नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस से नहीं देता है, क्योंकि, कारण भी लिख लेंगे, क्योंकि HNO3 एक परबल ऑक्सीकारक है, जो उत्पन्न H2 गैस को H2O में उपचयित कर देता है। ये इसका मुख्य कारण है कि नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस नहीं देता, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 गैस को H2O में उपचारित कर देता है, तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाता है। अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, देखो इसकी अभिक्रिया से भी समझ सकते हैं इसका। ये आपका क्या है? धातु है। क्या है आपकी? धातु। इसकी क्रिया करवाएंगे नाइट्रिक अम्ल से। किससे करवाएंगे? नाइट्रिक अम्ल से। जब नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो एक तो बनता है आयरन ऑक्साइड प्लस क्या बनता है आपका? बनेगा H2O। एक तो क्या बनेगा? H2O, और एक बन जाएगा NO2 नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा प्लस H2O। यह आपका नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा, NaNO2 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया होती है, आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो ये जल के साथ अभिक्रियाएं थी और इनकी नोट की जो बातें थी वो हमने देख ली है। ठीक है, अब आगे देखो, ये आपके धातुओं के क्या हो गए? रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट हो गए हैं कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से थे। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो धातुओं की आपके साथ अधातुओं की भी अभिक्रिया देखेंगे। ये भी इनमें क्या चलेगा? रासायनिक गुणधर्मों में ले सकते हैं इनको। तो आगे देखो चर्चा करेंगे हम आगे आप हेडिंग डालेंगे एक्वा रेजिया। किसकी हेडिंग डालेंगे? एक्वा रेजिया। देखो एक्वा रेजिया क्या होता है, इसकी बात करेंगे। एक्वा रेजिया, ठीक है। एक्वा रेजिया को आप अम्ल राज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको? अम्ल राज। ठीक है, ये क्या होता है इसकी बात करेंगे। एक्वा राज, देखो बीच में ही बात करें एक्वा रेजिया की, अम्ल राज की, कि जब सांद्र HCl, देखो किस किस को मिला रहे हैं? सांद्र अम्ल। कौन सा सांद्र? HCl अम्ल। देखो ध्यान से लिखेंगे और समझते हुए चलेंगे। जब सांद्र HCl अम्ल व सांद्र, ऐसे लिख लेंगे, जब सांद्र HCl अम्ल व सांद्र HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है
मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन एक्वा रेजिया कहलाता है। तो प्राप्त विलयन क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया कहलाता है। आ रही भी बात समझ में कि 3 भाग, देखो 3:1, 3 भाग तो किसके हो गए? HCl के, 3 भाग तो इसके हो गए और 1 भाग किसका हो गया? HNO3 का। तो 3 भाग HCl के और 1 भाग HNO3 का, 3 भाग तो किसके मिलाने हैं? HCl के, और 1 भाग HNO3 को मिलाने पर क्या होता है? एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। देखो ये जो विलयन होता है ये क्या होता है? इसकी विशेषता होती है कि यह विलयन इसकी क्या विशेषता होती है? तो यह विलयन कठोर से कठोर धातुओं को पिघलाने में प्रयोग किया जाता है। तो कठोर से कठोर धातुओं को पिघलाने में किसका उपयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कठोर से कठोर धातुओं को पिघलाने में किसका उपयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एक्वा रेजिया की बात हमने कर ली है। किसकी बात कर ली है? एक्वा रेजिया की। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे, देखो धातुओं की चल रही थी क्रियाएं, तो धातुओं की देखो क्रिया अगर हम बात करें धातुओं की, तो धातुओं की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, अन्य लवणों के साथ अभिक्रियाएं, तो ये भी इसका रासायनिक गुणधर्म ही हो जाएगा। 3 तो पढ़ लिया था। चौथा नंबर पे लिखेंगे धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्या देख रहे हैं? चौथा देख रहे हैं हम धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। देखो ध्यान रखेंगे कि धातुएं लवण विलयन के साथ क्रिया करेंगे तो लवण का जो विलयन और प्लस धातु ही बनेगी। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि धातुओं की क्रिया किससे करवा रहे हैं? अन्य धातु लवणों के साथ क्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? देखो सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो धातुएं होती हैं, क्या होती हैं? धातुएं होती हैं वो अगर धातु, जैसे कोई आपकी धातु हो गई, ठीक है, तो धातुएं किससे क्रिया कर रही हैं? लवण विलयन से। किससे क्रिया कर रहे हैं? लवण विलयन से। ठीक है, किससे क्रिया कर रहे हैं? लवण विलयन से। तो आपका क्या प्राप्त होगा? लवण विलयन। आपका दोबारा से क्या प्राप्त होगा? लवण विलयन प्राप्त होगा और प्लस क्या प्राप्त हो जाएगी? धातु प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? धातु। जैसे ये कोई A है और ये क्या आपकी B है। ठीक है, तो यहाँ प्राप्त होगा आपको A वाला और यह प्राप्त हो जाएगा B वाला। ठीक है, ऐसे इनके लिख सकते हैं। तो ये धातु प्लस लवण विलयन से क्रिया करेंगे तो लवण विलयन प्लस धातु का निर्माण ही होगा। इसमें आप थोड़ा सा लिखेंगे कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक विलयन से क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं। ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी ना, विस्थापन अभिक्रिया पहले चैप्टर में, तो वही नियम है यहाँ पे। क्या है? वही नियम है। तो वो चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से क्या कर देती है? प्रतिस्थापित कर देती है। और वहाँ पे आपको बता भी दिया था सक्रियता श्रेणी, बताई थी ना सक्रियता श्रेणी, तो वो सक्रियता श्रेणी आप लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि अधिक क्रियाशील तत्व या अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है।
प्रतिस्थापित कर देती है। यह सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। भाई सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम बता सकते हैं कौन सी धातु किस धातु को क्या करेगी, प्रतिस्थापित करेगी, होता है। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? सक्रियता श्रेणी। देखो सक्रियता श्रेणी, इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, तो यहाँ लिख देता हूँ अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 में हमने ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अध्याय नंबर 1 में ये चीज़ पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे आप सक्रियता श्रेणी को देख लेंगे। ट्रिक के आधार पर मैंने बता दिया था सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम। तो ये धातुओं की अन्य धातुओं के साथ क्या थी, क्रिया थी। इसके बाद 5वें नंबर पे हम देखेंगे, 5वें नंबर पे हम देखेंगे धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। हेडिंग लगाएंगे धातुओं की अधातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखेंगे भाई धातुएं हैं वो अधातुओं के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करती हैं, इसकी बात हम चर्चा करेंगे। देखो इनकी थोड़ा सा विस्तार से आपको समझना होगा कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो अष्टक नियम के अनुसार जिन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन हैं वो स्थायी होते हैं तथा क्रियाशील होते हैं। जैसे कि उदाहरण पढ़ें, नियोन होता है, हीलियम, आर्गन, ये जो गैस होती हैं इनके बाह्यतम कोष अष्टक के नियम का पालन होता है और ये इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या तो त्यागते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या त्यागते हैं। ठीक है, तो इन प्रकार से हम देखेंगे भाई जिनका अष्टक पूर्ण होता है वो तो क्या करते हैं भाई, कौन सी धातुएं होती हैं, क्रियाशील होते हैं कि या नहीं हो सकते हैं, कौन से तत्व हैं या कौन सी धातुएं जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकती हैं, कौन सी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती हैं, इनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो लिखेंगे अष्टक के नियमानुसार, लिखो अष्टक के नियमानुसार, अष्टक के नियमानुसार जिन परमाणुओं के बाह्यतम कोष में अष्टक के नियमानुसार जिन परमाणु के बाह्यतम कोष में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं भाई, स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं तथा अभिक्रियाशील होते हैं, तथा अभिक्रियाशील होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं। मतलब जिनका अष्टक पूर्ण भरा होता है, जिनका कोष पूर्ण भरे होते हैं वो अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं भाई, अभिक्रियाशील होते हैं। देखो इनको समझेंगे, इसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो बात करें, जैसे हीलियम हुआ, क्या हुआ, हीलियम हुआ, नियोन हुआ, आर्गन हुआ और क्रिप्टॉन और आर, ये जो गैसें हैं क्या हैं, गैसें हैं। ठीक है,
तो इनके बाह्यतम कोश में अष्टक के नियम का पालन नहीं होता है, तो वे या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अथवा त्यागते हैं, तथा जिनके बाह्यतम कोश में अष्टक के नियम का पालन नहीं होता, देखो ये जो चीज़ें हैं ये तो क्या करते हैं, इनका अष्टक पूर्ण होता है। क्या होता है भाई, अष्टक पूर्ण होता है। अब जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता वो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो नीचे लिखेंगे तथा जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है तथा जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है वे अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं और वे या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता वो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, या इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, त्यागेंगे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे बात करते हैं Na का। ठीक है, किसकी बात करें, Na, सोडियम की बात करें तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ ली होगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो Na 11 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। देखो Na आपका कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ठीक है, तो इसका जो 11 नंबर पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अधिकतम 2, दूसरे में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2, 8, तो 2 और 8 कितने होंगे, 10, और लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। तो इनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है, यानी कि पूरा भर सकता है। तो ये क्या करेगा, यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या करेगा, त्यागेगा, त्याग कर, यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, Na पॉजिटिव बनाता है और अपना अष्टक क्या कर लेता है, पूर्ण भरा हुआ कर लेता है। ठीक है, जैसे देखो क्या करेगा, ये आपका उदासीन परमाणु था जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 1 था। इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, इसने माइनस कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ठीक है, त्याग दिया तो क्या बनेगा, देखो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर प्लस आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना प्लस आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा इसको, तो इसके पास कितने बच जाएंगे, 2 और 8। ये इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अब ये क्या है, पूर्ण है, क्या है, पूर्ण अष्टक हो गया इसका, ये पूर्ण अष्टक हो गया। ठीक है, इसका अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। ठीक इसी प्रकार देखो और भी समझाएं आपको, क्लोरीन का देखें, किसका देखें, क्लोरीन की बात करें, क्या करें, क्लोरीन की। तो Cl का देखें, देखो Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cl का क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब Cl देखो कितने नंबर पे आता है आपका, 17 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 17। तो पहले कोष में अधिकतम 2, दूसरे में अधिकतम 8, 2 और 8 10, तो तीसरे में कितने चल जाएंगे, 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग तो नहीं सकता, ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, तो ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर सकता है, अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। क्या कर सकता है, अपना पूर्ण कर सकता है। तो ये क्या करेगा, यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl नेगेटिव आयन बनाता है,
जो ग्रहण करता है उस पर माइनस आवेश आता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, देखो कैसे बनाता है, ये आपका Cl था, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे ग्रहण करेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस करते हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे ग्रहण करेगा, प्लस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2, 8 और 8 पूर्ण कोष हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, पूर्ण अष्टक हो जाएगा, ये अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना अष्टक क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखो इससे संबंधित क्या बातें होती हैं, आगे लिखेंगे, देखो इसके नीचे लिखेंगे सोडियम आयन, इसके नीचे लिखेंगे सोडियम आयन व क्लोरीन आयन विपरीत आवेशित होते हैं, विपरीत आवेशित होते हैं। यह आयन एक दूसरे की तरफ आवेशित होकर सोडियम क्लोराइड का अणु बनाते हैं, ठीक है। ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन विपरीत आवेशित होकर, ये आयन एक दूसरे की तरह आवेशित होकर क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का क्या करते हैं, अणु बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड का क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। जैसे देखो इसका कैसे हो जाएगा, अभी पढ़ा था हमने Na पॉजिटिव, क्या पढ़ा था, Na पॉजिटिव, ये तो सोडियम आयन हो गया, और क्लोरीन आयन कौन सा पढ़ा था हमने, Cl नेगेटिव। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक अणु बनाते हैं। क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम ये भी कर सकते हैं, देखो इसी प्रकार हम मैग्नीशियम का भी ले सकते हैं और क्लोराइड का भी ले सकते हैं। तो मैग्नीशियम होता है जो आपका, वो क्या होता है, देखो इसी प्रकार जो मैग्नीशियम होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 2, 8, 10 और 2, 12। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, माइनस करेगा, क्योंकि बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, माइनस करेगा। तो क्या आ जाएगा, इस पर Mg+2 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2, 8 और बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2, 8। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये भी क्या कर सकते हैं, देखो किसी के साथ भी कराएं, जैसे Mg के साथ करवाएं कि Mg+2 है, और क्रिया किसे, क्लोरीन माइनस से करवाएं, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का लवण बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी कोई परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, कम होते हैं तो उनको त्याग देता है और अपने अष्टक को क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, धातुओं के क्या हो गए, रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट हैं। अब हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिक। क्या पढ़ेंगे भाई, आयनिक यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे हेडिंग डालेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। सबसे पहले तो भाई आयनिक यौगिक हैं वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, देखो भाई जो आयनिक यौगिक हैं वो किसे कहते हैं कि विपरीत आवेशित। आयनिक यौगिक की परिभाषा देखेंगे कि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्तर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो ये आयनिक यौगिकों की परिभाषा हो जाएगी। क्या
क्या हो जाएगी, आयनिक यौगिकों की परिभाषा हो जाएगी। तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, अभी पढ़ा था हमने पीछे, आयनिक यौगिक बना था तो उसको क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे ये आपके पास बन रहे हैं ये, तो इनको क्या बोला जाता है, आयनिक यौगिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनको आयनिक यौगिक बोला जाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, लिखेंगे विपरीत आवेश, लिखेंगे विपरीत आवेशित आयन, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके आयनिक यौगिक हैं। इसके बाद देखेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो हेडिंग डालो, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, यौगिकों के गुणधर्म। क्या देखेंगे, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखेंगे। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या हैं, तो इसमें सबसे पहला आप देखेंगे 1 नंबर का गुणधर्म है भौतिक प्रकृति। कैसी, भौतिक प्रकृति। तो 1 नंबर में लिखेंगे भौतिक प्रकृति। पहला गुणधर्म आपका भौतिक प्रकृति। देखो भौतिक प्रकृति क्या है, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं और सामान्यतः भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। तो ये इनकी भौतिक प्रकृति है। भाई भौतिक प्रकृति इनकी कैसी होती है, तो भौतिक प्रकृति में आप इनमें लिखेंगे यह ठोस, लिखेंगे यह ठोस व कुछ कठोर, यह ठोस व कुछ कठोर होते हैं। क्या लिखा, यह ठोस व कुछ कठोर होते हैं। आगे लिखेंगे यह सामान्यतः भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं, भंगुर रंग के होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा कि आयनिक यौगिक कठोर होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक यौगिक कठोर होते हैं और ठोस भी होते हैं तथा ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं भाई, भंगुर होते हैं। ठीक है, आगे अगला गुणधर्म की बात करेंगे। अगला गुणधर्म है आपका इसका 2 नंबर पे, वो लिखेंगे गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक। देखो भाई, गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, इनकी बात करें तो ध्यान देंगे आयनिक यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक है वो बहुत ही अधिक होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही अधिक होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इनके, लिखेंगे आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, देखो गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो गलनांक तो किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं, ये 9th क्लास की बात है। गलनांक किसे कहते हैं भाई,
कि ऐसा ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए और ऐसा ताप जिसमें कोई द्रव गैस में बदल जाए तो वो क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। तो आयनिक यौगिकों के गणनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत ही अधिक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही अधिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें मजबूत अंतर होता है। आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत ही अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गणनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत ही अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये आप कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप कारण भी लिख दो, क्योंकि आयनिक आकर्षण मजबूत आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ये दूसरा गुणधर्म था। तीसरा गुणधर्म की बात करें इसका, तो तीसरा गुणधर्म है घुलनशीलता। कौन सा है भाई इसका? घुलनशीलता। घुलनशीलता देखो, घुलनशीलता का जो गुणधर्म है वो क्या है कि जो आयनिक यौगिक हैं वो जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोलियम जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। ठीक है, घुलनशीलता की बात करें तो आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में तो घुलनशील होते हैं जैसे, लेकिन केरोसिन, पेट्रोलियम जैसे जो विलायक हैं उनमें अघुलनशील होते हैं। तो जल में तो ये विलायक होते हैं, क्या होते हैं? विलय होते हैं। तो लिखेंगे इसमें आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ध्यान देंगे, लेकिन केरोसिन देखो घुलनशीलता का गुणधर्म देख रहे थे कि आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अघुलनशील होता है। अघुलनशील होते हैं। तो ये घुलनशीलता का गुणधर्म है कि आयनिक यौगिक जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोलियम जैसे विलायक होते हैं उनमें अघुलनशील होता है। आयनिक यौगिकों के क्या चल रहे हैं? गुणधर्म चल रहे हैं। अगला जो गुणधर्म है वो लिखेंगे 4 नंबर पे लिखेंगे आप, विद्युत चालकता। देखो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं और ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। देखो जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो ये विद्युत चालकता का गुणधर्म है। इसमें आप नोट करेंगे कि आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और
गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, देखो विद्युत चालकता का गुणधर्म था कि आयनिक यौगिक हैं वो ठोस अवस्था में तो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, भाई चालन नहीं करेंगे तो क्या होंगे, कुचालक होंगे। लेकिन जो द्रव्य होता है जैसे जलीय है आपका, जलीय विलयन और गलित अवस्था, इन दोनों में क्या करता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये क्या है, आयनिक यौगिकों के क्या थे, गुणधर्म थे। आयनिक यौगिक क्या था, ये आपको पहले बता दिया है कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो आज देख लेते हैं भाई, आज की हमने क्या क्या देखा है, दोबारा से इनको देखेंगे एक बार। देखो भाई, सबसे पहले आज हमने देखा कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे, और धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्मों में हमने सबसे पहले आज देखा अम्लूष्य क्रिया। क्या देखा था, अम्लूष्य क्रिया, कि धातुएं अम्लूष्य क्रिया करके क्या देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। कि धातु प्लस अम्ल तो क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। इसकी अभिक्रिया आपको लिख दी थी कि Zn ये क्या है, जिंक धातु होती है, और ये HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसकी क्रिया करवाएंगे तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 ये तो क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसके बाद हमने देखा नोट में लिखा कि सोना और जो आपका पारा है वो अम्लूष्य क्रिया नहीं करते हैं। तो ये नोट में लिख लिया कि कौन सी धातुएं हैं जो अम्लूष्य क्रिया नहीं करती हैं, वो आपकी है Ag और चांदी और पारा, Ag और Hg। Ag का मतलब होता है चांदी और Hg का मतलब पारा, जो मरकरी है वो अम्लूष्य क्रिया नहीं करती हैं। एक क्वेश्चन हमने ये लिखा इसके बाद में कि नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं। कि देखो हमने पढ़ा कि धातुएं अम्लूष्य क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, लेकिन जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो धातुओं के साथ क्रिया कर तो लेता है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, क्यों। तो इसका आंसर ये है कि HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो उत्पन्न H2 गैस को H2 में क्या कर देता है, बदल देता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। इसकी अभिक्रिया भी हमने दे दी थी कि जैसे आयरन एक धातु है, इसकी क्रिया हमने करवाई HNO3 नाइट्रिक अम्ल से करवाई, तो एक तो बन जाएगा आयरन ऑक्साइड, एक नाइट्रस ऑक्साइड, और H2 जल आपका बाहर निकल जाएगा, लेकिन H2 गैस बाहर नहीं निकलेगी। इसके बाद हमने देखा एक्वारेजिया। देखो एक्वारेजिया को कहते हैं अम्ल राज भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अम्ल राज। इसका निर्माण का कैसे होता है कि जब सांद्र HCl अम्ल और सांद्र HNO3 अम्ल, इन दोनों को 3:1 में मिलाया जाए, 3:1 में। इसका मतलब ये है कि 3 भाग तो आपको HCl के लेने हैं और 1 भाग आपको किसका लेना है, HNO3 का लेना है। इन दोनों को मिलाते हैं तो इनसे एक विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन को कहते हैं एक्वारेजिया या अम्ल राज बोला जाता है। 3 भाग तो HCl के और 1 भाग HNO3 को मिलाने पर प्राप्त विलयन को एक्वारेजिया या अम्ल राज कहते हैं। अब इस विलयन की क्या विशेषता होती है भाई, ये विलयन कठोर से कठोर धातु को भी क्या कर लेती है, विलय कर लेती है, अपने अंदर घोल लेती है। इसके बाद हमने देखा धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो देखो धातुएं लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण विलयन और धातु ही हमारी को प्राप्त होती है। इसके बाद हमने लिखा कि अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। अब अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वो कम क्रियाशील तत्व यानी कि धातु को क्या कर देगी, उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है। तो ये आपकी सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। सक्रियता श्रेणी से हमें ये मालूम हो जाता है कि कौन सी धातु किस धातु को प्रतिस्थापित कर सकती है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, धातुओं का गढ़ता क्रम, क्रियाशीलता का जो गढ़ता क्रम होता है उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये अध्याय 1 में भी आ चुका है, वहाँ पे भी आपको पढ़ा दिया गया है, तो वहाँ पे आप देख के नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा अधातुओं की सॉरी यहाँ पे आपको गलत लिख दिया है, इसको देख लेंगे कि धातुओं की
धातुओं की अधातुओं से क्रिया, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया देखी कि अष्टक नियम के अनुसार जिन परमाणु के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी होते हैं और क्या होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे हीलियम गैस होती है, नियोन होती है, आर्गन गैस होती है, क्रिप्टॉन गैस होती है, ये सब धातु जो गैस होती हैं, धातुएं होती हैं, ये क्या होती हैं भाई, इनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अपना अष्टक क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। और जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है वो अस्थायी कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा सोडियम का, किसका पढ़ा, सोडियम का। तो सोडियम क्या होता है, 11 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 2, 8, 1 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na पॉजिटिव आयन बना लेता है। जैसे Cl का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 7 होता है, तो ये भी क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन विन्यास ग्रहण कर लेता है और आयनिक यौगिक का निर्माण कर लेता है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था आयनिक यौगिक, क्या पढ़ा था, आयनिक यौगिक। तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्तर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिकों को गुणधर्म देखे थे कि आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुणधर्म है। तो पहला देखा था भौतिक गुणधर्म, क्या देखा था, भौतिक प्रकृति, कि ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं और सामान्यतः भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, सामान्यतः भंगुर होते हैं। इसके बाद हमने गुणधर्म अगला देखा था गणनांक और कवतनांक का, कि आयनिक यौगिकों के गणनांक और कवतनांक बहुत ही अधिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मजबूत आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गणनांक और कवतनांक क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था घुलनशीलता का गुणधर्म। तो घुलनशीलता का क्या था कि आयनिक यौगिक प्रायतः जल में घुलनशील होते हैं लेकिन केरोसिन, पेट्रोलियम जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। और लास्ट में हमने देखा विद्युत चालकता, कि आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं लेकिन ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो ये आपका आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।